सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से आप समझ लीजिए। और मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन दिया था, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आप सबने ही उस क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है। सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उनका आंसर गलत दिया है। पहले है रौनक और दूसरे हैं मिस्टर सुमित। उन्होंने क्या किया, सुमित को ये लगा कि ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें मैंने लिखा हुआ है वेचन, गलती से मैंने वेचन लिख दिया है। इंग्लिश वर्जन उन्होंने नहीं पढ़ा और उन्होंने हिंदी वाला वर्जन पढ़ करके वेतन को वेचन समझ लिया और दोनों को ही सेल वाली एंट्री कर दी। और रौनक, मिस्टर रौनक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसको अच्छे से 10 सेकंड एक्स्ट्रा दो और तब उसको अच्छे से पढ़ो। उन्होंने क्या किया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, उनको लगा कि ये पहला क्वेश्चन है तो कैपिटल इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो ज़रूरी नहीं कि जो पहला क्वेश्चन है वो कैपिटल इंट्रोडक्शन का ही क्वेश्चन हो। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर उस पर एनालाइज करके तब उसका आंसर बनाइए, ठीक है ना। तो चलिए, अब जो लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे वो इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग सबको अप्रिसिएट करता हूँ कि आप सब ने मेरे दोनों सवालों का जवाब फटाफट दिया, ठीक है। और बेझिझक दिया, गलत सही जैसे भी हुआ वो आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी तो शुरुआत है, गलती करके ही हम सीखते हैं। जवाब देना इम्पोर्टेंट है, सही गलत तो बात की बात है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें हम सर्च करते हैं कि क्या क्या है। एक तो राम राम सोल्ड गुड्स और कैश, ठीक है। एक हो गया राम, पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसको, अकाउंट्स को। तो राम हो गया, सोल्ड हो गया, गुड्स हो गया और कैश हो गया। ओके, ये 4 अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। जो मेरा थंब रूल था उस हिसाब से हम चलेंगे। राम आइडेंटिफाई कर लिया हमने, सोल्ड आइडेंटिफाई कर लिया, गुड्स और कैश आइडेंटिफाई कर लिया। अब राम कौन सा अकाउंट है, तो राम हो गया हमारा पर्सनल। ओके, सेल कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। गुड्स कौन सा हो गया, रियल। कैश कौन सा हो गया, रियल। अब हम अपना चार्ट बना लेते हैं। पहले यहाँ पे आएगा नॉमिनल, फिर आएगा रियल, फिर आएगा पर्सनल, ठीक है। अब नॉमिनल क्या क्या था, ये पर्सनल में था, है ना। रियल में कौन कौन था, रियल में अपना था कैश था, गुड्स था, है ना, ये दोनों था। और नॉमिनल में अपना कौन था, सेल था, है ना। यही तो था, 1 2 3, 1 2 3 4, यही चार्ट ढूंढा था ना हमने। अब नॉमिनल सेल है। सेल क्या होता है, सेल होता है हमारा इनकम। नॉमिनल अकाउंट का नियम कानून क्या कहता है कि एक्सपेंस लॉस को डेबिट करो, इनकम गेन को क्रेडिट करो। तो इसको कहाँ लिख देंगे हम, क्रेडिट में, ठीक है। नॉमिनल में डेबिट के लिए कुछ नहीं है। रियल में आ जाता है कैश। कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश रियल है। रियल क्या बोलता है कि अगर आ रहा हो तो उसको डेबिट करो, अगर जा रहा हो तो क्रेडिट करो। तो सेल कर रहे हो तो कैश आ रहा होगा, सिर्फ अगर दुकान से सामान बेच रहे हो तो दुकान में पैसा आ रहा होगा, तो उस कैश को हम डेबिट में लिख देते हैं, कैश। अब गुड्स के बारे में, दुकान से सामान बेच रहे हो तो सामान निकल रहा होगा यानी सामान जा रहा होगा, तो इसको लिख देते हैं हम कहाँ, क्रेडिट में। अब पर्सनल अकाउंट में राम क्या कहता है, पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा करते हैं। तो ये रिसीव भी कर रहा है कैश, चूँकि ये रिसीव कर रहा है और ये क्या कर रहा है, गुड्स को दे रहा है, तो इसको हम क्रेडिट में भी लिख देते हैं। दोनों जगह आ गया ये। अब हमको क्या चाहिए, एक डेबिट चाहिए और एक क्रेडिट चाहिए, एक डीआर चाहिए और एक सीआर चाहिए, यही चाहिए ना। तो सबसे पहले तो हम नॉमिनल में ढूंढेंगे, डेबिट क्रेडिट। डेबिट नहीं है भैया, चलो कोई बात नहीं है, क्रेडिट है, क्रेडिट लिख दो, टू सेल, पैसा तो 2000 ही होगा। अब डेबिट ढूंढेंगे, पहले नॉमिनल में, नॉमिनल में है डेबिट, नहीं है, आगे बढ़ो क्रेडिट, आगे बढ़ो रियल में, रियल में डेबिट में है कैश, चलो भैया आ जाओ, यहाँ कैश लिख दो, हो गया, कहानी ख़त्म।
अब ना हमको कुछ चाहिए, अब इससे ना मतलब है, ना इससे मतलब, ना इससे मतलब है, खनी ख़त्म कहानी। 2000 रुपये यहाँ लिख दो, हो गई जनरल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब इसको जो हम फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम डेट, यहाँ लिखते हैं हम पार्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं हम LF, यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट, यहाँ डेबिट का अमाउंट होता है, यहाँ क्रेडिट का अमाउंट होता है। ठीक है, ये साइन हो गया अपने पैसे का। ओके, डेट किस दिन हुआ है, मान लो 1 जनवरी को ये काम हुआ है, 1/1/2020 को काम हुआ है। तो डेट में हम यहाँ पे लिखेंगे 1/1/2020। पार्टिकुलर में अब आ जाइए, यही लिख देंगे कैश अकाउंट, सजा के लिखना होता है, DR अकाउंट के नीचे में टू सेल्स। यहाँ अब लिखेंगे नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹2000। अब एक बात आपको बता देता हूँ मैं, इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है, जो क्वेश्चन में जो मेन बातें होती है ना, उस मेन बातों को यहाँ लिख दो और उसके पहले बीइंग लगा दो। ठीक है, बस यही। और मेन बात समझ में नहीं आ रहा है तो भैया पूरा क्वेश्चन छाप दो। ठीक है, सिर्फ व्हाट वाई ये सब हटा देना और उस क्वेश्चन के पीछे बीइंग लगा देना। ओके, डेबिट का, चूँकि डेबिट यहाँ लिखा हुआ है तो डेबिट के साइड में, डेबिट वाले कॉलम में ये पैसा लिख दो, और क्रेडिट यहाँ लिखा हुआ है तो क्रेडिट के साइड में, क्रेडिट के कॉलम में यहाँ इसका पैसा लिख दो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे, ख़त्म हो गई कहानी। एक जनरल एंट्री हमारा पास हो गया। दूसरा जनरल एंट्री क्या था, राम ने सीता को वेतन दिया 500 रुपये। राम पेड सैलरी टू सीता इन कैश ₹500। तो एक हो गया राम, पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम अकाउंट्स को, सैलरी, कैश, सीता, 1 2 3 4। नॉमिनल में क्या था, अब देखिए सैलरी क्या होता है हमारा, सैलरी होता है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस के बारे में नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि एक्सपेंस और लॉस हो तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। तो डेबिट में यहाँ हम लिख देंगे सैलरी। ठीक है, नॉमिनल में और दूसरा कोई अकाउंट नहीं है तो क्रेडिट में कुछ नहीं होगा। रियल में आ जाइए, रियल कैश है। कैश क्या कहता है कि अगर आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो कैश हम दे रहे हैं, सैलरी हम दे रहे हैं किसी को, दुकान जो है सीता को सैलरी दे रहा है तो क्रेडिट में जाएगा ये। यहाँ पे लिख देंगे हम कैश, डेबिट में कुछ नहीं है। पर्सनल अकाउंट, राम दे रहा है तो राम डेबिट में जा रहा है, सीता ले रही है तो सीता क्रेडिट में जा रही है। अब आइए, वही बात हो गई कि पहले नॉमिनल ढूंढेंगे, नॉमिनल में एक मिल गया, नॉमिनल में चूँकि मिल गया तो यहाँ पे हम कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2000 कितना है 500 रुपया टू। अब इसमें नहीं है चूँकि क्रेडिट में तो यहाँ ढूंढेंगे, रियल में मिल गया हमको कैश तो यहाँ लिख देंगे 500 रुपया। अब आगे ढूंढने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे इस फॉर्मेट में। मान लीजिए ये भी 2 तारीख को हुआ ये काम, 2/1/2020, यानी 2 को नहीं हुआ, 30 तारीख को ले लीजिए ना, 30 को हो गया। ठीक है, मंथ के लास्ट में दे देते हैं सैलरी, तो 30/1/2020 को सैलरी अकाउंट यहाँ हो गया डेबिट 500 रुपया टू कैश क्रेडिट 500 रुपया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड 500 रुपीज़। ठीक है, ख़त्म होगी कहानी इसकी। ये 2 एंट्री आपकी पास हो गई। अब चलिए एक काम करते हैं, कुछ 3-4 एंट्री 5 एंट्री हम लोग आज करके देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ एंट्री दूंगा, वो एंट्री आप आराम से करना, घर पे बैठ के उसको प्रैक्टिस करना।
अब मैं आपको जर्नल एंट्री कराने जा रहा हूँ, 10 जर्नल एंट्री करवाऊंगा मैं। पहले एक को जर्नल एंट्री आपको समझा दूंगा, उसके बाद 4 जर्नल एंट्री आपको दूंगा होमवर्क करने के लिए, ठीक है। उसको आप कर लेना। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको क्या करना है, अगले 100 दिन में हर दिन 10 जर्नल एंट्री बनाना है। 100 दिन में 10-10 जर्नल एंट्री बनाओगे, 1000 जर्नल एंट्री हो जाएगा। और 1000 जर्नल एंट्री के बाद आप समझो कि जर्नल एंट्री के में महारत हासिल कर लोगे, क्योंकि अभी मैंने बताया प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चन है आपके सामने, टोटल 4 क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट आपको कर लेना है, अभी मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद जो 4 बचे वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उससे पहले जब जनरेटिव दूँ, उससे पहले मैं कुछ नोट्स लिखवाने वाला हूँ। वो नोट आप याद रखिएगा। जैसे मैंने थंब रूल दिया था आपको, थंब रूल आपने याद रखा था, वैसे ही मैं आपको कुछ नोट देता हूँ, उस नोट को भी याद रखो। देखो पहला नोट मेरा क्या है, नोट नंबर 1। अगर सवाल में कैश और क्रेडिट के बारे में कुछ ना लिखा हो, कैश और क्रेडिट के बारे में कुछ ना लिखा हो, यानी अगर सवाल बोल रहा है सामान खरीदा, फर्नीचर बेचा, कुछ भी, जैसे कि गुड्स खरीद के लाएं 10,000 रुपये का, या गुड्स बेच दिए 20,000 रुपये का, न यहाँ पे लिखा है कि किससे लाएं, न यहाँ पे लिखा है उधार खरीदा, न यहाँ पे लिखा है नगद खरीदा, तो उस केस में हमको ये मान लेना है कि वो कैश में ही ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी नकद में ही हम खरीद के लाए हैं या नकद में ही हम बेचे हैं, ठीक है ना। तो नोट में लिख लीजिए, पहला एजम्पशन है ये, एक तरीके से एजम्पशन है ये, एज्यूम करना पड़ता है हमको, यानी ऐसा हमको मान लेना पड़ता है, ठीक है। क्या मानना पड़ता है, तो मानना पड़ता है if nothing specified then assume cash ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर कुछ न दिया हो तो नकद मानेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला नोट, ये हो गया पहला नोट। अब दूसरा नोट, नोट नंबर 2। जिस दुकानदार की हम एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए हमने जैसे बोला कि राम ने सीता को माल बेचा, या राम ने वेतन दिया, या राम ने ये किया वो किया, तो हम किसी दुकान के बिहाफ पे जनरल एंट्री कर रहे हैं। हम उस दुकान के अकाउंटेंट हैं और उसके बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो उस दुकान के बिहाफ पे अगर हम जनरल एंट्री करते हैं तो हमको किसके पर्सपेक्टिव से सोचना है, दुकान के पर्सपेक्टिव से, दुकानदार के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है। और इसलिए अगर दुकान के बिहाफ पे अगर उसका मालिक कोई लेन देन करता है तो जनरल एंट्री के अंदर में उस दुकान के मालिक का नाम कभी नहीं आएगा। दुकान के मालिक का नाम या दुकान का नाम हम कभी नहीं लिखते हैं, ओके, कभी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शॉप, नॉट शॉपकीपर, not shopkeeper, okay. Never write
शॉपकीपर्स नेम इन द ट्रांजैक्शन। हमेशा दुकान के नज़रिए से सोचो। हमेशा दुकान के नज़रिए से सोचो, दुकानदार के नहीं। ठीक है। और कभी भी किसी भी लेन देन में दुकानदार का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है। ये इर्रेलेवेंट होता है। दुकानदार का नाम जो होता है ना, दुकानदार का नाम, वो इर्रेलेवेंट होता है। वो समझाता हूँ मैं कैसे होता है। देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ। एक दुकान है, ये दुकान है, किराना दुकान। ठीक, इसका एक मालिक है। ठीक है। और एक नौकर है, एक नौकर है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगा के रखा है। ये कस्टमर्स हैं, ये मालिक हो गया, ये नौकर हो गया, और ये ग्राहक हो गया। ठीक है। अब एक जर्नल एंट्री है, राम ने नकद 2000 रुपये का माल बेचा। ठीक है। राम कौन है? यही बंदा राम है। अब हमको किसके पर्सपेक्टिव से देखना है? हमेशा हमको पर्सपेक्टिव देखना है किराना के दुकान के पर्सपेक्टिव से। यानी ये दुकान क्या कर रहा है? ये दुकान माल बेच रहा है 2000 रुपये का। किसको बेच रहा है? इसको बेच रहा है। ठीक है। इसको ये बेच रहा है और ये पैसे दे रहा है। ये किस लिए है? ये सिर्फ सामान को तौल के देने के लिए है। ये तराजू है, हैं? ये तराजू है, इसमें सामान को तौल के देने के लिए है। अब राम तौल के दे तो चाहे नौकर तौल के दे तो हमें क्या मतलब है भैया? हमें तो सामान खरीदने से मतलब है और सामान बेचने से मतलब है। हम अकाउंटेंट है तो हमको तो इस चीज़ से मतलब होना चाहिए ना कि दुकान ने सामान बेच दिया और 2000 रुपये इससे ले लिए। ठीक है। इससे हमें क्या मतलब है कि किसने सामान तौला किसने नहीं तौला? उससे तो कोई मतलब नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। तो अगर इस ट्रांजैक्शन में इस राम के नाम को हम छुपा दें, इसको छुपा दे, तो कोई इसका अर्थ बदलेगा? नकद माल 2000 रुपये का बेचा, इसका कोई अर्थ बदलेगा? फिर भी जर्नल एंट्री वैसे की वैसी ही रहेगी। अगर हम इस राम के जगह पे लिख दें कि नौकर ने, यहाँ लिख देते हैं नौकर ने, बाकी सब वही रहे, मतलब कोई बदलेगा? नहीं बदलेगा, सेम ही मतलब रहेगा। इसलिए मैंने कहा है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें लेन देन के अंदर में जो दुकानदार होता है उसके नाम का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए जर्नल एंट्री में उसके नाम को हम लिखेंगे ही नहीं। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन में उसका नाम आए तो इसको इररिलेवेंट मान लीजिए। इसको छोड़ करके फिर बाकी के बारे में सोचिए। मैं आपको बार बार डेबिट और क्रेडिट में राम लिखवाता था कि बाद में बताऊंगा कि इस डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, तो इसका क्या अर्थ है? तो यही होता है, डेबिट में हो क्रेडिट में हो उससे कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। तो सामान बेचने और खरीदने में इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, इसको वेतन दिया जा रहा है और तब इसका नाम आ रहा है, उस वक्त हम सोचेंगे कि क्या करना है।
ठीक है ना। लेकिन जिस जनरल एंट्री में हम उसका जनरल एंट्री की आत्मा को पढ़ेंगे, हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में वो एंट्री क्या कह रहा है। रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें समझना भी है। जनरल एंट्री को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि भैया ये कहना क्या चाह रहा है। ये क्या कह रहा है कि ये दुकान जो है, इसके पास ग्राहक आया है, ग्राहक को इसने 2,000 रुपये का माल बेच दिया, 2,000 रुपये रिसीव कर लिए, बस हो गया। अब राम क्या किया है, तौल के दिया है, तो राम का नाम लिखो ना लिखो उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो ये एजम्पशन हमेशा हम ले करके चलेंगे, ठीक है। तो अब चलिए अब हम काम करते हैं कि 5 जनरल एंट्री लिखते हैं और उसको बनाते हैं। फिर मैं आपको क्या दूंगा, होमवर्क दूंगा। आप एक काम करना, या तो बीके मेहता की बुक ले लेना एक 11th की, या फिर डॉक्टर एसके सिंह की बुक ले लेना 11th के लिए। ये दोनों ही बुक अच्छी है, ठीक है। तो दोनों में से कोई सी भी बुक ले लेना, वो रेफ़र करने के लिए या इलस्ट्रेशन बनाने के लिए या क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक। वैसे मैं आपको यहाँ पे फ़िलहाल तो क्वेश्चन लिखवा दूंगा, जो भी देना होगा वो क्वेश्चन लिखवा दूंगा जब तक आपके पास बुक नहीं है। जब आप सबके पास बुक हो जाएगा तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना। और सीबीएसई वाले आप लोग एनसीईआरटी की बुक बना लोगे तो चलेगा, ठीक है। या फिर आपकी जो भी बुक होती है वो आप बना लो, आप वहाँ से करना। मेरे को इलस्ट्रेशन या फिर जो डाउट होगा वो पूछ सकते हो। अदरवाइज़ जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा या क्वेश्चन दूंगा वो आप खुद बनाते चले जाना, ठीक है। तो चलिए हम अब जनरल एंट्री करते हैं। लिखिएगा, नोट डाउन कीजिए। रूपक ने नकदी से व्यवसाय प्रारंभ किया 50,000 रुपया। नकदी से मतलब 50,000 रुपये से। रूपक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपया। यानी वो क्या किया, अपने पॉकेट से 50,000 रुपया रूपक ने निकाला और दुकान के गल्ले में डाल दिया। दुकान खोल लिया है, ठीक है। और दुकान के गल्ले में पहले, अब दुकान में जब स्टार्ट करेंगे हम तो उसके लिए मान लो किराने की दुकान ही अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो किराने का सामान बेचने के लिए हमको पहले किराने का सामान ख़रीद करके लाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो जो मालिक है यानी रूपक मालिक है, रूपक ने क्या किया कि अपने पॉकेट से 50,000 रुपया लिए और दुकान के गल्ले में डाल दिया। तो उसको कहते हैं हम, रूपक ने व्यवसाय प्रारंभ किया 50,000 रुपये से, ठीक है। अगला है पीएनबी में नकद जमा किया 25,000 रुपये। अब रूपक ने 50,000 रुपये गल्ले में डाला था। उसने सोचा कि यार 25,000 रुपये का सामान खरीद लेते हैं, चावल दाल आटा बेचने के लिए, और 25,000 रुपया तब तक हम जमा कर देते हैं। 25,000 रुपया हम तब तक जमा कर देते हैं, कहाँ, बैंक में, ताकि सुरक्षित रहेगा। फिर बाद में हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे। कैश डिपॉजिटेड इन पीएनबी, ठीक है। अगला है अक्षय से माल खरीदा। अक्षय कोई बंदा है जो जिससे हम जा कर के किराने का सामान खरीद रहे हैं, चावल दाल आटा जो भी है वो खरीद रहे हैं। यानी किसने खरीदा, रूपक ने। अब यहाँ पे देखो रूपक का नाम नहीं दिया हुआ है। अगर रूपक का नाम दिया भी होता तो उससे कोई मतलब नहीं होता, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं है इस ट्रांजैक्शन के अंदर नाम से। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था कि रूपक ने अक्षय से माल खरीदा, फिर भी वही मतलब होता है जो अभी मतलब है कि अक्षय से माल खरीदा। परचेज गुड्स फ्रॉम अक्षय, 5,000 रुपये का माल खरीदा। अब 25,000 रुपये तो कैश डिपॉजिट कर दिया था, हाथ में कितना रुपया था, 25,000 रुपया। तो उसमें से 5,000 रुपया का माल खरीद लिया, ठीक है। गुड्स कौन होता है, गुड्स का मतलब होता है जो सामान में हम खरीद बिक्री करते हैं, जिस सामान का हम दुकानदार हैं उसको गुड्स कहते हैं, ओके। अगला देखो, नकद माल बेचा। अब हमारे गल्ला में 20,000 रुपया है, उसके बाद हमने माल भी बेचा, यानी जो खरीद करके लाया था ना माल 5,000 रुपये का, वो माल हमने 6,000 रुपये में बेच दिया, या नकद माल बेचा 6,000 रुपये का। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्नीचर खरीदा। यहाँ पे लिखा नहीं है कि कैश में खरीदा, नकद खरीदा, या बैंक के थ्रू खरीदा, या चेक दे के खरीदा, कुछ नहीं लिखा, या उधार खरीदा, कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ हम क्या समझेंगे कि फर्नीचर खरीदा तो कैश में खरीदा होगा, यानी नकद फर्नीचर खरीदा। नोट नंबर आपको मैंने लिखा है ना पहला,
कि जब भी स्पेसिफाई नहीं होता है तो हम कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए हम यहाँ पे समझेंगे कि ये नकद है। अब सुनिए, इसका भी एक लॉजिक है। इसका क्या लॉजिक है कि जब जब हम मान लो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई किराने का दुकान कर रहा है, अगर प्रैक्टिकली आप कोई सामान बेच रहे हैं, तो आप तो आराम से समझ जाएंगे ना कि वो कैश लेके आ रहा है तो आप कैश का ट्रांजैक्शन होगा, अगर नहीं लेके आ रहा है तो उधार का ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली हम नहीं देख पा रहे हैं इस चीज़ को। हमको जो इन्फॉर्मेशन लिख के दिया ही होता है, हम सिर्फ उसी से मानते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ होगा। तो अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम बेस्ट एजम्पशन लेंगे कि बेस्ट एजम्पशन क्या हो सकता है, यानी अगर कुछ नहीं दिया तो क्या मान ले ताकि सब कुछ सही हो। तो अगर हम ये मान लेंगे कि कैश में हमने ख़रीदा होगा, तभी तो हमको सामने वाले पार्टी का नाम भी नहीं दिया यहाँ पे, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कैश मान लेंगे तो हम कैश के हिसाब से ट्रांजैक्शन कर लेंगे। तो बेस्ट एजम्पशन हमको लेना होता है जिससे सवाल बन जाए। ठीक है, तो ये 5 ट्रांजैक्शन हैं। अब इस पांचों ट्रांजैक्शन को हम लोग अब बनाते हैं। ठीक है, अपने तरीके से, जो हमारा तरीका है उस तरीके से बनाते हैं। अब चलिए, सबसे पहले इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहला थंब रूल हमारा जो था स्टेप बाय स्टेप चलने का, इसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट है। अब अभी मैंने दूसरा नोट आपको लिखाया कि जब भी ट्रांजैक्शन में दुकानदार का नाम आए तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं ना। तो अब से हम इसको नहीं राउंड करेंगे, इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। ठीक, अब नकदी आया तो नकदी को एक करो। उसके बाद व्यवसाय आया, यानी बिजनेस। ठीक है, रूपक बिजनेस, इसमें इंग्लिश में लगा रहते बिजनेस, कैश। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, देखिए हमने आपको क्या समझाया था। दूसरा मेरा था कि जब भी किस दुकानदार का नाम आए, तो हम उसको इग्नोर करते हैं, बट उस दूसरे नोट का एक एक्सेप्शन है, यानी उस दूसरे नोट को सिर्फ हम इस पहले वाले ट्रांजैक्शन में नहीं मानेंगे। अब उस दूसरे नोट के नीचे में लिखिएगा एक चीज़, यह व्यवसाय प्रारंभ करने वाले ट्रांजैक्शन में लागू नहीं होगा। ठीक है, दिस नोट विल नॉट एप्लीकेबल फॉर कैपिटल इंट्रोडक्शन। उसको कहते हैं कैपिटल इंट्रोडक्शन वाला, कैपिटल इंट्रोडक्शन ट्रांजैक्शन। ठीक है, केवल उसमें नहीं होगा। उसका भी रीज़न है कि देखो, पहली बार पैसा कौन रख के गया भैया। अगर बिजनेस हम खोल रहे हैं तो वो तो वर्चुअल है, वो खुद से तो काम कर नहीं सकता, उसको चलाने वाला कोई तो होगा। इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो है, भले ही मानो चाहे ना मानो, कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। वैसे ही भले ही बिजनेस के ट्रांजैक्शन में हम सोचते हैं दुकान के नज़रिए से ही, सब कुछ सोचेंगे हम दुकान के नज़रिए से ही, लेकिन
एक बैकअप द माइंड कॉन्सेप्ट ये चलता ही रहता है कि कोई ना कोई तो इस दुकान को चला ही रहा है, यानी इस दुकान का मालिक तो असली हकदार तो कोई ना कोई तो ज़रूर है। इसलिए केवल सिर्फ पहला ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसमें हम दुकानदार का नाम लिख देते हैं, और उस भी दुकानदार का नाम लिखते हैं तो थोड़ा ट्विस्ट करके लिखते हैं। दुकानदार के नाम को सिर्फ उसका नाम नहीं लिखते, बल्कि उसके नाम के बगल में कैपिटल शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे भगवान को हम सीधे राम कृष्ण नहीं कहते, भगवान जी, श्री रामचंद्र जी हमारे भगवान है, ईश्वर, देवता, गॉड कहते हैं ना, वैसे ही हम अपने दुकानदार के नाम के बगल में जी के जगह पे कैपिटल लगाते हैं, राम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे पहला अकाउंट कौन सा हो गया? रूपक, रूपक कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे? व्यवसाय आपको जो मैंने घेरा लगवाया था वो कंफ्यूज करने के लिए लगवाया था। व्यवसाय क्या? व्यवसाय कोई अकाउंट है? व्यवसाय का क्या कोई अकाउंट है? व्यवसाय कोई अकाउंट है कि नहीं, पहले बताइए आप। आपको मैंने 50 से 60 या 70 अकाउंट लिखवा के दिया था, उसमें व्यवसाय नाम का कुछ आया था? अरे व्यवसाय कोई अकाउंट नहीं होता। ठीक है, रूपक हो गया और नकदी हो गया, यानी व्यवसाय नहीं होता है। एक रूपक हो गया और एक कैश हो गया। ठीक, अब सेकेंड नंबर में क्या करेंगे हम देखेंगे कि रूपक और कैश कौन सा अकाउंट है। हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि रूपक और कैश कौन से अकाउंट में जाएगा। तो रूपक कहाँ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और कैश कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, पक्का पर्सनल अकाउंट में जाएगा। सोच के देखिएगा, सोच के देखिए। अब यहाँ पे पहले हम लकीर खींच लेते हैं जर्नल एंट्री का। एकदम सुंदर सुंदर लकीर खींचना है, स्केल से खींचना है, स्केल से खींचना है। ठीक है, आपको स्केल से खींचना है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब पहली जनरल एंट्री हमें करनी है। हम यहाँ पे नोट अगले पेज में कर लेते हैं। हमारा कौन सा अकाउंट था? एक तो पर्सनल अकाउंट हमने ढूंढा था, रूपक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हमने रियल अकाउंट ढूंढ लिया था, कैश अकाउंट, और नॉमिनल में कुछ नहीं ढूंढा था, नॉमिनल में कुछ नहीं था। तो यहाँ आ गया डेबिट, यहाँ आ गया क्रेडिट, यहाँ नॉमिनल, यहाँ रियल, और यहाँ पर्सनल। नॉमिनल में कुछ नहीं था, अब रियल में देखो, रूपक कैपिटल अकाउंट हो गया और ये रियल में कैश हो गया। तो कैश बताइए बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है? अगर रूपक जो है सो गले में 50,000 रुपया रख रहा है, अगर 50,000 रुपया रख रहा है बिजनेस शुरू करने के लिए, तो गले में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? गले में तो पैसा आ रहा है ना जी। तो आ रहा है तो रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आने वाले को नाम करो। तो यहाँ कर दो नाम,
दूसरा अकाउंट कुछ है इसमें? नहीं है, तो इसको कुछ नहीं होगा यहाँ पे। पर्सनल अकाउंट, रूपक कैपिटल, तो रूपक कैपिटल क्या कर रहा है? दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है कि ले रहा है? हमेशा हम शॉपकीपर्स के नज़र से नहीं, शॉप के नज़रिए से सोचेंगे। तो अगर 50,000 शॉप में आ रहा है तो दुकान ले रहा है। चूँकि दुकान ले रहा है तो रूपक दे रहा है। दे रहा है ना जी, 50,000 रुपया रूपक दे रहा है ना, गले में डाल रहा है, तो रूपक दे रहा है। पर्सनल अकाउंट का क्या नियम होता है बताइए? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है? रूपक्स कैपिटल। यहाँ लिख दीजिए रूपक्स कैपिटल। ओके, ये हो गया। अभी इसको ट्रांजैक्शन को हम लिख देंगे अपनी जनरल एंट्री में। डेट की जगह पे नंबर था तो नंबर लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट, DR 50,000 टू रूपक्स कैपिटल अकाउंट 50,000 being capital introduced by रूपक। इसको अब हम यहाँ पे घेरा लगा